प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सप्लाई फंक्शन के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ अजम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस को भी जानेंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। सप्लाई क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहली बात डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर एक को कम कर दिया जा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। यानी जब दोनों साथ साथ बढ़ते और साथ साथ घटते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। कुछ इसी तरह का रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के बीच में। यानी मार्केट में प्रोड्यूसर ने जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई की है उसका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मीन्स कि यदि प्राइस ज़्यादा होगी अगर किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड यानी उनकी मार्केट में उसकी सप्लाई भी अधिक होगी, और यदि किसी कमोडिटी की प्राइस कम है तो उसकी मार्केट में सप्लाई भी कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा ये चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर देंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, जिस वजह से प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। और जो दूसरी इसमें ध्यान देने की बात है वो ये है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब यहाँ अदर फैक्टर्स क्या है। अदर फैक्टर्स वो सारे डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े, जो सारे डिटर्मिनेंट्स हमने सप्लाई के पढ़े, चाहे वो इंडिविजुअल सप्लाई के हो और या फिर वो मार्केट सप्लाई के हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने जो भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े सप्लाई के, जैसे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो यहाँ प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के बाकी जितने भी सारे फैक्टर्स थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी की स्टेट हो, चाहे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस हो, चाहे वो अदर कमोडिटी की प्राइस हो, चाहे वो मार्केट में कितने फर्म्स मौजूद हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोड्यूसर का, इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया जाता है। यानी इन पे कोई असर नहीं होता है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं शो की जाती हैं। सिर्फ चेंजेस जो शो की जाती हैं वो प्राइस पे शो की जाती हैं, यानी कमोडिटी का प्राइस क्या है। तभी जो होता है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है कि प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ी, और प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो गई। अब हम कुछ इसके अजम्पशंस को जानते हैं। सबसे पहला अजम्पशंस जो है वो ये है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट। इस अजम्पशंस में वही सारे डिटर्मिनेंट्स लिए गए हैं जिनको कि हमने अभी पढ़ा कि वो सारे कांस्टेंट रहते हैं। वही सारे डिटर्मिनेंट्स, जैसे पहला है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स यानी सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे अगर चाय है, अगर हम टी की बात कर रहे हैं तो हमें अदर गुड्स के प्राइस पर ध्यान नहीं देना है, यानी कॉफ़ी पे ध्यान नहीं देना है कि कॉफ़ी की प्राइस क्या है या शुगर की प्राइस क्या है। वो सब की प्राइस जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। अगर उनकी प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता है। नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के भी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। मीन्स अगर पहले 10 मशीन्स यूज हो रही थी तो अभी भी 10 मशीन्स ही यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 5 मशीन्स थी अब 10 मशीन्स आ गई, या पहले 10 थी अब 5 हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल।
और आपका रॉ मटेरियल्स। तो इन सब में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, इन सब को भी कांस्टेंट रखना चाहिए, यानी लैंड, लेबर और कैपिटल जो हो वो इतने ही मात्रा में प्रेजेंट हो जितना कि वो पहले थे, उनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है वो नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कि सरकार को किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी में बदलाव नहीं करना चाहिए, यानी कि ये चीज़ हम कांस्टेंट मानते हैं कि किसी भी तरह की टैक्स की पॉलिसी में बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। और जो लास्ट है वो ये है कि गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन सेम, यानी प्रोड्यूसर का गोल भी नहीं चेंज होना चाहिए कि पहले उसका गोल था प्रॉफिट कमाना, अब उसका गोल हो गया सोसाइटी वेलफेयर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी इन सारे चीज़ों को कांस्टेंट माना गया है, मींस इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है। और जो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी, सारे अजम्पशंस को पूरी तरह से पूरा करने के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अप्लाई होता है। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, यानी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है। यदि कभी कभी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस फॉल करेगी, यदि ये प्रोड्यूसर सोच रहा है कि फ्यूचर में जाकर के हो सकता है कि शुगर की प्राइस कम हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो प्रेजेंट समय में भी, अभी के समय में भी, वो अगर कम प्राइस है तो कम प्राइस पे वो ज़्यादा सप्लाई कर देगा ताकि इस प्राइस पे वो प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि आने वाले समय में प्राइस और भी कम हो जाएगी, यानी उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो और भी कम जाएगा, जिस वजह से वो ये सोचेगा कि प्राइस कम होने के बावजूद भी वो अपने सप्लाई को बढ़ा दे। हमने क्या पढ़ा था कि सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस कम होने के बावजूद भी जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई को बढ़ा दिया, इस डर से कि फ्यूचर में प्राइस और कम हो सकता है। जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी किसी भी तरह का एग्रीकल्चरल गुड्स पे भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अप्लाई होता है। ये इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स ज़्यादातर क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई या फिर कुछ ऐसा आ गया जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाई, जैसे राइस की प्रोडक्शन नहीं हो पाई, तो अब प्राइस ज़्यादा रहे या कम रहे, जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है राइस का, तो प्रोड्यूसर कहाँ से मार्केट में सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन आ जाता है एग्रीकल्चरल गुड्स के साथ कि वो सारी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं, यानी ग्रो की जाती हैं, उगाई जाती हैं, उन सब पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लागू होता है, या वो एक्सेप्शंस हो जाती हैं कि कभी कभी उनके केस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लागू होता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें नेचर पे बेस्ड होती हैं कि बारिश होगी तभी अच्छा प्रोडक्शन होगा। कभी कभी किसी वजह से, जैसे अगर बाढ़ आ गई तो बहुत सी फसल चौपट हो जाती है, जिस वजह से प्रोडक्शन जो होता है वो कम जाता है। और जब प्रोडक्शन ही कम गया है तो आप प्राइस जितनी मर्जी चाहे रख लो, मार्केट में सप्लाई बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो सप्लाई कैसे बढ़ाया जाएगा। जो तीसरी चीज़ है वो है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स उस तरह के गुड्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है कि अगर आप उनको एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन के भीतर नहीं बेचोगे, नहीं सेल करोगे, तो वो अगले दिन फिर कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, जिस वजह से जो प्रोड्यूसर होते हैं या फिर जो सेलर होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि प्राइस क्या है। अगर उनके पास बच गया है, अगर उनकी सप्लाई अधिक है, तो अगर प्राइस कम भी है तो भी वो अपने सप्लाई को बेचना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करके वो अपने कमोडिटीज़ को बेच के ख़त्म करेंगे, क्योंकि उनको फिर अगर वो नहीं बेचते हैं तो वो चीज़ें सड़ जाएंगी, बहुत ही जल्दी सड़ जाएंगी, जिस वजह से उनको काफ़ी लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट जो थिंग है वो है रेयर प्रोडक्ट्स। रेयर प्रोडक्ट्स जैसे किसी कोई पेंटिंग, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग जो कि सिंगल पीस में है,
ठीक है। तो इस तरह की कोई एंटीक पीसेस जो होती हैं, जो कि जैसे कोहिनूर का हीरा, तो ये सारी चीज़ों पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई नहीं की जा सकती है, ये सिंगल पीस में है। जितनी मर्जी प्राइस आप बढ़ा लो, इनकी सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते हो। सप्लाई इनकी जो फिक्स्ड है वही रहेगी। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। और जो लास्ट है वो है हमारा बैकवर्ड कंट्रीज़। बैकवर्ड कंट्रीज़ यानी पिछड़े हुए देश। तो पिछड़े हुए देश में क्या होता है कि वहाँ रिसोर्स ही नहीं होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उनके पास इतना रिसोर्स ही नहीं होता है कि वो सप्लाई को बढ़ा सके, जिस वजह से क्या होता है कि प्राइस अधिक होने के बाद भी वो लोग ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास इतना रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, इतना उनके पास सामान ही नहीं होता है कि वो अपने, या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती है कि वो अपने सप्लाई को बढ़ा सके। ठीक है। तो इस तरह के केसेस होते हैं बैकवर्ड कंट्रीज़ में। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जाना, उसके अजम्पशंस देखे और एक्सेप्शंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।